अमित शाह ने आज जोधपुर की धरती से चुनावी बिगुल बजा दिया। इसके अलग अलग सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए है बीजेपी के चीफ सतीश पूनिया। सर, अमित शाह ने आज की मीटिंग में भारी मात्रा में क्राउड आया। लोग कह रहे एक तरफ ओबीसी वोट को साधना है, जाट लैंड को साधना है, पिछली बार सीट्स भी कम आई थी। क्या मैसेज जाएगा आम जनता पे? देखिए, अमित शाह जी जैसे बड़े कद के नेता जब आते हैं तो आम लोगों के बीच में भी और कार्यकर्ताओं के बीच में भी उसका एक संदेश होता है। और अमित शाह जी जैसे तपे तपाए और जिस तरीका का व्यक्तित्व है, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और मंत्री के नाते उन्होंने इतने वैचारिक मुद्दों का समाधान किया। तो मोदी जी के बाद जो दूसरा भरोसे वाला नाम है, उनका नाम अमित शाह है। मारवाड़ में आगाज करना तो 9000 बूथ तक कार्यकर्ता की पहुंच और उसमें उनका जो संबोधन है वो अपने आप में भी उन्होंने ऊर्जा का काम किया है। तो मैं ये मानता हूं कि एक किस्म से 2023 में अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो पार्टी का कार्यकर्ता मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से धरातल पर काम करने के लिए और ज्यादा ऊर्जा से काम करेगा। सर, जो पार्टी जो है उसके अंदर आज देखा गया, अमित शाह ने आपकी भी तारीफ करी, जिस तरह से आपने जोधपुर का कार्यक्रम कराया। उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत की भी तारीफ करी, कहा कि मेरे मित्र हैं, उन्होंने पानी पहुंचाने की कोशिश करी। वसुंधरा राजे की पहली बार 2018 के बाद में इतनी सारी योजनाओं की तारीफ करी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह की ये कोशिश थी कि सारे वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी को एक साथ लिया जाए। तो क्या इससे कार्यकर्ताओं में भी यूनिटी का मैसेज जाएगा? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है और वो विचार के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीति है, इसलिए हर अलग अलग व्यक्तित्व की अलग अलग चर्चा होती है, यहाँ गॉसिप का भी स्थान है, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी का जो मजबूत कैरेक्टर है वो यही है कि हम आलाकमान के प्रति, संसदीय दल के प्रति, पार्टी के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं। और इसलिए जो बार बार कहा जाता है कि हमारी 2023 की जो कवायद है, हमारा जो मकसद है, जो मिशन है कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार में लेकर आएं। ये केंद्र को तय करना है कि नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो चर्चाएं पॉलिटिकली गॉसिप के रूप में बाहर आती हैं, जो मंच पर जो बड़े नेता ने कहा, मुझे लगता है वही सहज सर्व स्वीकार्य है कि हम सब लोग उस मिशन पर लगे। केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है किस समय नेता कौन होगा। इसलिए जो चीजें प्रचारित की जाती हैं, दिखती हैं, कांग्रेस और बीजेपी का एक बेसिक डिफरेंस है। उनका आलाकमान कमजोर हो चुका, उनका विग्रह बहुत एस्टेब्लिश है, किस तरीके से खेमाबंदी, बाड़ाबंदी। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कैरेक्टर है नहीं। तो जब उन्होंने कहा है तो इसके सियासी मायने भी हैं कि पार्टी एकजुट रहे और हम एकजुट होकर कांग्रेस को बाहर करें और बीजेपी को सत्ता में लाएं। जालोर वाली घटना के बाद में मारवाड़ क्षेत्र के खासतौर पर जो दलित जो है उनमें काफी नाराजगी होती है। जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिवली स्टैंड अन्य मुद्दों पे लेती है, जालोर वाली घटना पे बहुत ही संतुलित बयान जो है, खुलकर स्टैंड दलितों के पक्ष में लेने से बीजेपी बची है। तो क्या अब मान लिया जाए ओबीसी के बाद में दलितों के लिए भी साधने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए भी बीजेपी आगे बढ़ी? देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं वो दलितों के प्रति हुई हैं और कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने रोकने के लिए कोई इसकी कोशिश नहीं की। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हुई, जो आबादी का 50%, उसको वोट मान लें, आबादी मान लें। भारतीय जनता पार्टी तो समग्रता के साथ बात करती है। यदि मोदी जी की नीतियां हैं तो वो अनुसूचित जाति के लिए भी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और समग्र तरीके से सामान्य वर्ग के लिए भी इस तरीके की नीतियां हैं। तो मुझे लगता नहीं, हम तो कोई भेद करते नहीं है, ये भेद करने का काम कांग्रेस का ही है, लेकिन फिर भी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम सब उस तबकों को साथ लेकर चलें। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस ने जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि 4 साल बीजेपी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पे बांटती रही, आज भी उसी की कोशिश करी। बेरोजगारी में जितना बड़ा मोदी जी ने भी जो वादे करे थे रोजगार देने के, उनको पूरा नहीं किया। महंगाई चरम पर है। इस पर अमित शाह जी ने भी काउंटर दिया वेट के बारे में। तो इस पर क्या कहेंगे? अब जो कांग्रेस का आरोप है कि 4 साल जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, आज आके ओबीसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जब भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और बाकी चीजों की बात करते हैं, खासतौर पर बेरोजगारी की जब बात करते हैं, तो कई बार आशास्पद सी लगती है कि उन्होंने रोजगार खूब दिया होगा और बीजेपी ने हटा दिया होगा। ऐसा कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने समग्र तरीके से, और उनको राजस्थान के संदर्भ में तो यदि कहेंगे तो ये नंबर 1 है। दुष्कर्म में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है।
कानून व्यवस्था के बिगड़ने के नंबर 1 है, किसानों की वादाखिलाफी के नाम पे नंबर 1 है। तो ये जो बातें कही गई हैं वो जो उठाते हैं, ऐसा लगता है खुद के बारे में खुद ही सवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जो उन्होंने आरोप लगाया उसमें दम है, और यदि ऐसा है तो कम से कम डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करके ये साबित कर दें कि उनकी प्रतिबद्धता है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, नौकरी दी है मरपड़ के 1 लाख को, 69 लाख का उनका रोड मैप क्या है वो बता दें, वो इस बात को बता दें। क्या ये सत्य नहीं है कि 6337 की महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई हैं? क्या ये झूठ है कि 17 बलात्कार प्रतिदिन नहीं होते, 7 हत्याएं प्रतिदिन नहीं होती? आप अखबार उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, हर 12 किलोमीटर पे एक अफसर और अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। तो राजस्थान की सरकार की वानगी है, और जिस तरीके से अभी गोवंश को नुकसान हुआ है लंपी में, सरकार में यदि संवेदनशीलता होती तो बयानबाजी के अलावा धरातल पर काम करती, लेकिन 10 लाख से भी ज्यादा गोवंश खत्म हो गया, उसके बारे में उनकी कोई संवेदना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार पूरे तरीके से संवेदनहीन है, और इस तरीके से वो मुद्दों से ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, सियासत करके किसी भी काम में वो केंद्र का नाम लेते हैं। तो भैया जब आपकी सरकार है तो आप क्या करने वाले हैं, राजस्थान की जनता को भरोसा दीजिए ना। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी चीफ सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि पार्टी एक साथ है, एकजुट है, और 2023 में इस बार वह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जय किशन शर्मा, जोधपुर।